ये टॉपिक प्रीलिम और मेंस के लिए, स्पेसिफिकली मेंस के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक ही मेंस का है। और ये पॉलिटिकल साइंस में और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आईजीपी के सेक्शन में, प्लस ये इंडियन पॉलिटी के सेक्शन के अंदर ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस ये जो सेक्शन रहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हो सकता है कि ऐसे में ये टॉपिक आपसे पूछा जाए। और पॉलिटिकल साइंस आईजीबी का सेक्शन हो गया उसके अंदर आएगा, प्लस पॉलिटी के सेक्शन के अंदर ये टॉपिक आएगा। ये प्योरली मेंस का टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, प्री के टॉपिक्स हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। प्री के टॉपिक जो भी होगा जो बहुत एसेंशियल लगेगा कि इस बार आ जाने वाला है, सिर्फ वही टॉपिक है। जिन जिन टॉपिक्स में डिबेट या डिस्कशन के चांसेस हैं, जिनमें जो ऑफशूट्स में कई सारी चीजें डेवलप होंगी, वही हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली ये टॉपिक आर्टिकल 143 आर्टिकल 143 या 143 से रिलेटेड है। और इस टॉपिक में जो प्रोविजन था वो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एक पावर है और उसको वीटो कंसिडर करते हैं। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वीटो नहीं लिखा। प्रोविजन आप सब लोगों को पता है। प्रोविजन ये कि जब गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पास करके भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट और गवर्नर से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसका आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है। इट मीन इसको हम लोगों ने जो आइडिया लिया था, वी हैव टेकन दैट आइडिया फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम, कि वो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो गवर्नर होता था उसकी पावर कंपैरेटिवली ज़्यादा थी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी किया और हम लोगों ने ये माना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रैंक्स पर बैठे हैं, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की तरह बिहेव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जो इंडियन प्रेसिडेंट का जो स्टेटस है वो राजा जैसा है। और किसी भी कंडीशन में दुनिया की किसी भी कंट्री में जुडिशरी राजा को ऑर्डर नहीं दे सकती कि फटाफट काम कर। तो अब प्रोविजन ये था कि जब पार्लियामेंट बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, या जब कोई बिल स्टेट विधानसभा से गवर्नर के पास जाता है, तो उस केस में पहली कंडीशन ये है कि गवर्नर उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए हाउस के पास भेज सकता है। दूसरी कंडीशन में गवर्नर जो है वो बिल को रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के उसके जो व्यूज हैं उसको जानने के लिए, या प्रेसिडेंट के असेंट के लिए वो रिजर्व रख सकता है। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है गवर्नर के किसी भी पार्लियामेंट के भेजे हुए, विधानसभा के भेजे हुए किसी भी बिल के ऊपर साइन करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, कि इतने दिनों के मेरे के आंसर करना है। ये पहला प्रोविजन था। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट ये स्टार्ट होती है कि कुछ केसेस में दे आर मिस यूजिंग देयर पावर्स। जैसे स्टेट विधानसभा जो असेंबली है, स्टेट विधानसभा बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है। ऑब्वियसली गवर्नर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटेड कोई इंडिविजुअल है या उसी पार्टी से बिलोंग करता है जो पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि गवर्नर अगर पॉलिटिकल माइलेज के लिए उस बिल को रिजर्व रख लेगा प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, और प्रेसिडेंट आंसर करने के लिए बाउंड नहीं है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट की एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। एज वी हैव डिस्कस कि वीटो पावर का कोई कॉन्सेप्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यही क्योंकि वो कितने दिनों के अंदर आंसर करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मान लो कि हाउस ने बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो जब मर्जी चाहे उसके ऊपर साइन करे, कहीं मेंशन नहीं है कि वो कितने दिनों में साइन करेगा। नॉर्मल कंडीशंस में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रेसिडेंट है वो एक फ्रेम के अंदर आते हैं, नॉर्मली प्रेसिडेंट वही करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। बट स्टेट गवर्नमेंट में क्योंकि ऐसी बाइंडिंग नहीं है, इस करके वो लंबे टाइम तक बिल डिले रहता है। नाउ द पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड गवर्नमेंट, जिनकी अपॉइंटमेंट जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर किसी लॉ को पास करते हैं, क्योंकि आंसरेबिलिटी तो उसी लोकल गवर्नमेंट की है ना, जो एक्स वाई जेड जो भी पार्टी पावर में है स्टेट के अंदर, उस पार्टी को उसके लोगों ने चुना ताकि उनके वेलफेयर के लिए काम करे। स्टेट विधानसभा बिल पास करके जब गवर्नर के पास भेजे, गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दियो, और वो जो इनडेफिनेट टाइम के लिए बिल अगर रिजर्व रह जाता है, तो इसका मतलब ये है फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का मतलब ही कोई नहीं रह गया। तो ऐसी कंडीशन में ये जो मिसयूज ऑफ पावर है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है ऐसा हो, बट हम लोग दूसरे एस्पेक्ट से भी सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली ऐसा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क की आइडिया से एक्सेप्ट किया था। पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो बिल पास करती है, वो या तो हैपोहेजली पास किए जाते हैं, जल्दबाजी में पास होते हैं, या फिर ऐसे जो बिल्स होते हैं वो थोड़े से पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, गुजरात विधानसभा ने गुजको का बिल पास किया था। उस टाइम पे सीएम जो थे नरेंद्र मोदी थे,
और उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर वो बिल उन्होंने 2 बारी पास किया और दोनों बार प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उसके ऊपर आंसर नहीं किया। तीसरी बार बिल पास होके विधानसभा से जब प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, मतलब ये कि दोनों बार या तीनों बार बिल के ऊपर गवर्नर ने सिग्नेचर नहीं किए थे। बिल में कुछ ऐसा था जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू था। अब बिल गवर्नर भी बीजेपी का है, सीएम भी बीजेपी का है, प्रेसिडेंट भी बीजेपी का है, या ये कहो कि प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी का है और जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे। तो दोनों केसेस से बिल पास हुआ, विधानसभा से बिल पास हुआ, गवर्नर के पास आया, गवर्नर ने बिल भेजा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता, ये हमेशा ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट वही करता है जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट करने को कहती है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट को कहा इस बिल के ऊपर साइन नहीं करने, वो बिल गुजरात वापस चला जाता है। इसका मतलब बिल में कई सारे फ्लॉज थे, कमियां थी, जिसी करके बिल जो है पास नहीं हुआ। अब एक और सब्जेक्ट यहाँ पे, एक जो और टॉपिक है यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ केसेस में विधानसभा का जो स्पीकर है वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है या जो पार्टी पावर में है उसी का स्पीकर होता है। ऐसे में हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली एक्स आदमी ने ये वाली साइड छोड़ के ए वाली साइड ज्वाइन कर ली। ये एक्स पार्टी से बिलोंग करता था, अब इसने ए पार्टी ज्वाइन कर ली। नाउ ये स्पीकर का डिस्क्रिशन है कि उसको डिस्क्वालीफाई करे या नहीं करे। तो 5-5 साल हो जाते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं करते। अब इस कंडीशन में जुडिशियल आंसरेबिलिटी या जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जुडिशियल एथिक्स या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स जो हैं उनका क्या होगा, क्योंकि जुडिशरी इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती, पावर लिमिटेड है। हालांकि ऐसी अथॉरिटी रखती है, बट फिर डिस्क्रिशन उसी का होता है, तो लंबे टाइम तक इस तरह के मामले डिले होते चले जाते हैं और इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के मर्डर की तरह है। कुल मिला के यही इस टॉपिक के अंदर मेंशन्ड है। हम लोग मोटे तौर पे को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें अंदर जो रोल जिसका आ रहा है वो प्रेसिडेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली गवर्नर तो वैसे ही इनको सार्केस्टिकली कहा जाता है, एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट के अंदर। और स्पीकर का रोल बहुत जगहों पर, ये ज्यादातर केसेस में इन तीनों का रोल बायस हो सकता है, क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं मोर और लेस उसी पार्टी की आइडियोलॉजी ये प्रमोट करते हैं। अब तो प्रेसिडेंट के केस में भी मेंशन कर दिया कि नॉन पॉलिटिकल आदमी को प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बाद। इट मींस ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते इसको। इन तीनों केसेस में सेम कंडीशन रहेगी, अगर बिल पास होते हैं, इनके पास आते हैं, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटी जो है वो हमेशा सेक्रीफाइस रहती है। तो दोनों आइडियाज में लोग मान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जानबूझ के ऐसा किया होगा। उसके पीछे बेसिक लॉजिक यही है कि हो सकता है कि ये इमेच्योर डिसीजन रहा हो विधानसभा का, और क्योंकि गवर्नर जो होता है थोड़ा मैच्योर आदमी होता है, या फिर पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, जो पार्टी विधानसभा में है और माइलेज लेना चाहती हो पॉलिटिकल, तो उस केस में गवर्नर का रोल जो हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको लगे कि नेशनल सिक्योरिटी या फिर इंडियन कोर्ट या फिर इन सब केसेस में कहीं पर किसी की पावर कम हो रही है तो इंटरफेयर कर सकता है। तो कुछ सोच समझ के दिया गया, नहीं तो फिर विधानसभा भी ऐसे कई सारे डिसीजन है जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो आइडिया दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं और हर केस में हम लोग यही मानेंगे कि जो बी आर अम्बेडकर ने साहब ने कहा था कि बार बार हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, अगर वो मेच्योर हो जाती हैं तो उनके डिसीजन भी मेच्योर होंगे। तो अभी तो हम लोग ये कि एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मेच्योर हो रही हैं। हो सकता है कि और 20-25-50 साल के बाद हम लोग इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इंग्लिश डेमोक्रेसी के लेवल पर पहुंच जाए, मेच्योरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स ये सब चीजें हो सकता है फॉलो होने लग जाए, तब हो सकता है जरूरत नहीं पड़े। पर फिलहाल जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर की फेवर में आया है। अब मामला बचता है स्पीकर का। स्पीकर वैसे भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, बट कई बार उसका भी मिसयूज किया है पावर का, खासतौर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। तो ये सारा जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 143 इसके अंदर मेंशन्ड है, ये यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स के अंदर आपको डिटेल में समझाया है। अब इसको देख सकते हैं, घर जाके आप इसको मेंशन करना। यही यहाँ पर है, अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, और उसके बाद डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है। द कंट्रोवर्सी सेंटर्स whether constitutional silence should be interpreted strictly, purposely and light of the present day democratic challenges। ये वही टॉपिक वही सब है।
और कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस एंड द प्रॉब्लम ऑफ टाइमलाइन, तो यहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब timeline for the several crucial functions performed by constitutional authorities. This has resulted into constitutional anomaly. Legislature operate within a fixed 5-year term, yet decision to defection cases under the 10th schedule, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, डिफेक्शन जो 10th शेड्यूल जिसके लिए बनाया गया था उसको ठीक से काम नहीं करता, दल बदल से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, डिसीजन जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी का होता है, दैट इज स्पीकर। क्वासी जुडिशियल बॉडी वो जिनकी पावर को चैलेंज किया जा सकता है, जो जज नहीं है बावजूद जजमेंट देने का राइट रखते हैं, या फिर जो है वो ऐसा डिसीजन दे सकते हैं जो उसी अथॉरिटी का हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है हर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी को, ऑफन रिमेन पेंडिंग अंटिल द टर्म एक्सपायर्स। सच डिलेज डिफीट द पर्पस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। तो बनाया क्यों गया था एंटी डिफेक्शन लॉ? अलाउइंग डिफीटिंग लेजिस्लेचर टू रिटेन ऑफिस विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। सिमिलरली गवर्नर डिलेइंग असेंट टू द बिल, वही जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, गवर्नर बिल के ऊपर असेंट देने से मना कर देता है। अंडर आर्टिकल 200 पासिंग द स्टेट लेजिस्लेचर अंडरमाइन लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, although the constitution allows only limited discretion under article 200. Indefinite inaction by the governor or speaker effectively alters political outcomes without any formal constitutional violation, raising serious concern about the democratic accountability. तो एक सेंस में ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है, उनको अथॉरिटी दी है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी मर्जी है, जैसे वो चाहे यूज करें, बट इसका मिसयूज भी साथ साथ में है। अगर हम सोचें कि वो बीच का रास्ता होगा, नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो अथॉरिटी है उन्होंने इनकी लिमिट जो है फिक्स की है। सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरफेयर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट की वो जुडिशियल ओवररीच होगी, मतलब अपनी औकात से बड़ा ये काम कर देगा जब वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे देगा कि आपको ये करना है। ठीक, इसके लिए अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा और मैच्योर होना पड़ेगा, नई हेल्दी कन्वेंशन डेवलप करनी पड़ेंगी, और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो ग्रेजुअली हम लोग सीख जाएंगे। फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिसेंट जजमेंट में कहा कि हम गवर्नर्स को और डायरेक्शंस को ऑर्डर नहीं दे सकते कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर आप बिल साइन करके भेजो, जैसा उन्होंने पहले डिसीजन में दिया था। ठीक, सो सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग एंड्स आयरनी, इट इज अ एडवाइजरी ओपिनियन। Supreme Court declined to impose timelines for governor, reasoning that since Article 200 does not specify any time frame, none can be judicially introduced. अब now ये जो कंसर्न है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये जानबूझ के ऐसा प्रोविजन नहीं किया, और अगर हम लोग ऐसा कोई प्रोविजन करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की री इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी। अगर री इंटरप्रिटेशन है, इसका मतलब हम अपने हिसाब से नया कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस करके हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे टाइम दे दो, तो धीरे धीरे करके ये ऑर्गेनाइजेशन मैच्योर हो जाएंगी। लॉ तो शायद नहीं बने, बट कन्वेंशन जरूर डेवलप हो सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर, अगर सरकारों को फील हो कि उनको करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, tyrannically the interpretation strengthen the very problem of reference to the address, the legitimize prolonged inaction of the governor during passing the bills। तो गवर्नर साहब एक्शन नहीं लेते लंबे टाइम तक, एंड इट फॉलोज अनइलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। अब पॉइंट ये कि फिर ये जो अनइलेक्टेड बॉडीज हैं, ये जो अनइलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडिविजुअल्स हैं, ये इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हावी हो जाते हैं, उनको डोमिनेट कर जाते हैं, उनके डिसीजंस को। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पैरालिसिस की कंडीशन जो है वो डेवलप होएगी, and it effectively shifts constitutional balance away from the elected legislature, weakening the federal and democratic principles। उसको वीक करता है। constitutional morality a missed interpretive opportunity। the judgment represent a departure from the court's earlier lines on constitutional morality। ये जो पॉइंट है ये एथिक्स में भी काम आएगा, ये पॉलिटिकल मोरालिटी में भी काम आएगा। बहुत सारी जगहों के ऊपर आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो कहा था। अम्बेडकर आर्ग्यूड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस डिपेंड्स मेयरली ऑन द रिटन प्रोविजन बट ऑन द एथिकल कमिटमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यू वेयर द टेक्स्ट इज साइलेंट। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो जाता है, वहां पर जो उसकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी को फॉलो करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन, बुरे से बुरा कॉन्स्टिट्यूशन भी सक्सेसफुल हो जाता है अगर लोग अच्छे हैं तो, या उससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन अच्छी हैं या इवॉल्व हो जाती हैं। So in several landmark cases such as Sabrimala case, LGBT rights and court invoked constitutional morality and give effect to liberty, equality and dignity को कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दी थी।
The Constitution refrain from applying the doctrine of restraint arbitrary constitutional behavior. The selective invocative raises concern about the inconsistency and constitutional interpretation. Ambedkar warning and contemporary reliance. अब आप इसको पेपर में यूज कर सकते हैं. Ambedkar has warned that the constitution could be subverted not for formal amendment but by distortion in the administrative and political practices. तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके बर्बाद नहीं किया जा सकता. अगर ये इनएक्टिव रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर ठीक नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप ही डिटीरियोरेट हो जाएगा. And current examples reflect to the danger speakers delaying defection rules and governor withholding assent. ये दोनों केसेस उससे रिलेटेड हैं. बाकी सारा टॉपिक वही है बेटा, आप जाके देख लेना एक बार. यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया. कंक्लूजन के अंदर आप देख लेना, कंक्लूजन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है. और जब भी आप कंक्लूजन क्लासरूम में यहाँ जो कंक्लूजन होता है, आप उसको हमेशा ध्यान रखा करो क्या कहा गया है. Supreme Court's opinion in the 16th President Afference underscored the tension between judicial restraint and constitutional responsibility. यहाँ पर ध्यान रखना बेटा. Underscores the tension between judicial restraint and constitutional responsibility. While respect for the written text is essential, constitutional silence cannot become a shield of arbitrary governance. अपनी मर्जी से गवर्नेंस नहीं चलाई जा सकती. As Ambedkar envisioned, the survival of the constitution depends only on its words but on the constitutional morality of institution entrusted with the interpretation and operations. तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है. द प्रेजेंट मूवमेंट हाईलाइट द नीड फॉर more purposive and principled judicial approach, preference democratic accountability. Preserve democratic accountability. चलो नेक्स्ट टॉपिक के प्रीलिम के लिए ये देख लेना बेटा, मेंस के लिए क्वेश्चन देख लेना, प्रीलिम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे. आर्टिकल 200 देख लेना, आर्टिकल 143 10th शेड्यूल का प्रोविजन क्या कहता है, स्पीकर एक्ट ऑन क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी डिफेक्शन केसेस, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. उसके बाद गवर्नर कैन नॉट वीटो बिल्स बट मे डिले रिटर्न देम वंस. गवर्नर के पास ऐसी वीटो पावर नहीं है, जिसको मैंने पहले भी डिस्कस किया था. पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है. और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर